तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डनेस ऑफ वाटर और उसके टाइप को। जी हाँ दोस्तों, हार्डनेस ऑफ वाटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। साथ ही साथ आज की वीडियो सीरीज के अंदर इसके जितने टाइप्स होते हैं, प्राइमरी जो आपका टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। साथ ही साथ जो भी हमारा टर्म आता है हार्डनेस के अंदर, उन सारे टर्म्स को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो अगर आपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी पुराना वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को देखते चलिएगा, ताकि जो आपका नोट्स है वो प्रिपेयर होता चलेगा। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं वो चीजें क्या होंगी, फायदेमंद होगी। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप तक सारी चीजों को प्रोवाइड करने की बस कोशिश कर रहा हूँ। अपने सपोर्ट और प्यार को बस हमारे चैनल के माध्यम से बनाए रखिएगा। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हार्डनेस के एक कॉमन डेफिनेशन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि द सोप कंज्यूमिंग द पावर ऑफ वाटर इज नोन एज द हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी जो सोप कंज्यूम करता है पावर ऑफ जो आपका वाटर होता है उसको, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर विच प्रिवेंट द लैदरिंग ऑफ सोप। यानी ये क्या है, ये एक वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें सोप यानी साबुन जिसे कह सकते हैं, वो इसके मदद से क्या होती है, प्रिवेंट होती है हार्डनेस के मदद से ही। अगला पॉइंट कह रहा है कि द हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्रेजेंस ड्यू टू द सेवरल साल्ट। यानी जो वाटर में हार्डनेस होता है वो किसके वजह से होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स होते हैं जिनके वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, जिसमें आपका कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है एंड अदर हैवी मेटल्स आयंस, जैसे आपका आयरन, एल्यूमिनियम। आपको पता है कि आयरन पे Fe2+ होता है और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, और ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस होते हैं जिनकी वजह से जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वो प्रेजेंस होता है। क्लियर। तो साल्ट आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम हो गए, और आपके जो आयंस होंगे बेसिकली इन आयंस के मदद से जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वो होता है। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ सैंपल ऑफ हॉट वाटर इज ट्रीटेड विद सोप देन इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर। ओके, यानी जब आपका हार्ड वाटर का सैंपल ट्रीट होगा सोप के मदद से, तो वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे हम कह सकते हैं झाग, झाग जिसे कह सकते हैं, तो झाग वो प्रोड्यूस नहीं करेगा उस कंडीशन में। तो आपको कहना है वहां पे कि हाँ, ये जो हार्डनेस है इसके अंदर आ चुका है और सोप जो है वो कंज्यूम कर रहा है पावर ऑफ हार्डनेस को। यहाँ पे एक नोट आपको देखने को मिलेगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स मिलेंगे हार्डनेस के, जो कि हम लोग इसी वीडियो सीरीज के अंदर आगे डिस्कस करेंगे हर एक यूनिट को अच्छी तरीके से। तो आप इन सारी चीजों को थोड़ा सा लिख लीजिए। जैसे 1 ppm, जिसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, या फिर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 पार्ट पर आपका 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर होते हैं एक पार्ट्स पर मिलियन में। ओके, उसके बाद 1 डिग्री क्लार्क, 1 डिग्री क्लार्क किसके बराबर होता है, 1 पार्ट ऑफ 70,000 पार्ट ऑफ वाटर, इतने बराबर 1 डिग्री क्लार्क होता है। और ये सारे यूनिट्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डिग्री फ्रेंच दिखा गया कि 1 पार्ट ऑफ 10⁴ पार्ट ऑफ वाटर। और साथ ही साथ यानी इन सारे जो टर्म्स हैं उनके कहने का मतलब है कि आप इन सारे टर्म्स को एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 10⁵ पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू 70 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू 10⁴ डिग्री फ्रेंच। ये सारे टर्म्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस तरीके से अगर आप उसको रिप्रेजेंटेट करके लिखते हैं तो क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई हो आपको। अब बारी आता है टाइप ऑफ हार्डनेस, यानी हार्डनेस कितने प्रकार के होते हैं। तो हार्डनेस को मेनली हमने दो भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है टेम्पररी हार्डनेस, देन उसके बाद आपका आता है परमानेंट हार्डनेस। तो अभी हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग परमानेंट हार्डनेस को देखेंगे इसी वीडियो सीरीज के अंदर। तो टेम्पररी हार्डनेस बेसिकली होता क्या है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा टेम्पररी, यानी इसमें कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स। यानी इस प्रकार का जो हार्डनेस है वो किसके वजह से होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, जो डिसॉल्व बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, जैसे MgSO3 या फिर CaCO3, या फिर हैवी मेटल्स हो गए आयरन, एल्यूमिनियम, Mn, ये सारी चीजें, इनके वजह से ये जो हार्डनेस होता है टेम्पररी हार्डनेस वो प्रेजेंस होता है। और द टेम्पररी हार्डनेस इज आल्सो नोन एज द कार्बोनेट हार्डनेस, यानी टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आ गया कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस दोनों एक ही चीजें होती हैं, दो अलग अलग ये नाम है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द टेम्पररी हार्डनेस इज डिस्ट्रॉय
बॉइलिंग विथ वाटर, यानी जो आपका टेम्पररी हार्डनेस होता है वो जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं उस कंडीशन में ये रिमूव हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस ऐसा नहीं होता, वो बॉइलिंग के प्रोसीजर से भी नहीं आउट होता। वो क्या होता है, वो जियोलाइट, आयन एक्सचेंज, इन सारे प्रोसेस से उनको अलग किया जाता है। टेम्पररी हार्डनेस से अलग होता है परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग की मदद से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन टेम्पररी हार्डनेस को बॉइलिंग की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द साल्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस आर CaCO3 यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपको पता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला कंसेप्ट होता है वो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो इनके मदद से ये क्या होता है, जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हम बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के कंडीशन में आपका जो CaCO3 है और वो क्या होगा, बनेगा H2O प्लस CO2 बनेगा। CO2 आपका वातावरण में चला जाएगा यानी इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और CaCO3 आपका कंज्यूम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो MgCO3 बनेगा प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा, जिसके बाद MgCO3 कंज्यूम हो जाएगा और CO2 आपका क्या होगा, वातावरण में, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से टेम्पररी हार्डनेस का पूरा फंडामेंटल यहाँ पे क्लियर होता है। उसके बाद आपका आता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस बेसिकली होता क्या है, तो इसमें आप एक लाइन को ऐड कर सकते हैं कि वैसा हार्डनेस जिसे हम लोग बॉइलिंग के प्रोसेस से दूर नहीं कर सकते, वो आपका परमानेंट हार्डनेस होता है। तो इसमें इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और अदर हैवी मेटल्स। यानी इस प्रकार के जो हार्डनेस होते हैं वाटर के, वो किसके मदद से होते हैं, प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व, जो आपके क्लोराइड होते हैं, जो आपके सल्फेट होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम जो आयंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, उनके मदद से ये जो आपका परमानेंट हार्डनेस होता है वो होता है। और इसमें कह रहा है कि परमानेंट हार्डनेस इज नॉट डिस्ट्रॉय ऑन बॉइलिंग, यानी जैसा कि मैंने बताया कि बॉइलिंग के प्रोसेस से परमानेंट हार्डनेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट कह रहा है कि द साल्ट रिस्पांसिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस आर कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 और Al2SO4 यानी आपका जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है वो। क्लियर? तो ये सारे जो परमानेंट हार्डनेस के कारण होते हैं, ये जो सारे जो साल्ट होते हैं, जो क्लोराइड्स होते हैं, जो भाग लेते हैं परमानेंट हार्डनेस के प्रेजेंस में। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन परमानेंट हार्डनेस कार्बोनेट इज नॉट प्रेजेंट, सो द परमानेंट हार्डनेस इज आल्सो नोन एज द नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। यानी आप देख सकते हैं कि परमानेंट हार्डनेस में कोई भी कार्बोनेट भाग नहीं ले रहा, यानी CaCO3 या फिर HCO3, कोई भी आपका कार्बोनेट इसके अंदर नहीं आ रहा है। इसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट या फिर नॉन कार्बोनेट या फिर अल्कलाइन का हार्डनेस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, परमानेंट हार्डनेस को। उसके बाद कह रहा है कि इट इज रिमूव बाय द जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड लाइम सोडा प्रोसेस। यानी ये 3 प्रोसेस होते हैं जिनको हम लोग आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर सेपरेट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली इन सारे मेथड से पूछे जाते हैं। तो लाइम सोडा क्या होता है, जियोलाइट क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्या होता है, इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम क्लोराइड प्लस NaCO3 यहाँ पे एक साथ मर्ज करके क्या बनाता है, CaCO3 प्लस NaCl बनाता है। क्लियर? अब बारी आता है फ्रेंड कुछ टर्म्स का, जो कि यूनिट ऑफ हार्डनेस, जो कि हमने डिस्कस किया हमारे फर्स्ट स्लाइड के अंदर। तो वो बेसिकली होता क्या है, 1 पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करने के लिए मोस्ट ऑफ द जो कॉमन यूनिट है वो आपका क्या है, ppm है, यानी पार्ट्स पर मिलियन है। एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द पर मिलियन, यानी 10 to the power 6 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द वाटर। यानी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 ppm is equal to 1 part of CaCO3 in 10 to the power 6 part of water। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगला आपका आता है मिलीग्राम पर लीटर, जिसे mg पर लीटर हम कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द वाटर। यानी कोई भी आपका हार्डनेस के अंदर जो चीजें होती हैं वो हम CaCO3 इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से हम 1 मिलीग्राम पर लीटर को लिख सकते हैं। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये इतने बराबर, इसके बराबर ये होता है। अगला आपका आता है डिग्री क्लर्क, जिसे डिग्री क्लर्क से आप रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्रेन दैट मींस 1 by 7000 lb of the CaCO3 present in per gallon and 10 lbs of the 70,000 grain of water, that is it is the part of CaCO3 equivalent hardness per 70,000 part of water। यानी
बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल थ्योरी यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री क्लार्क किसके बराबर होता है, 1 ग्रेन ऑफ CaCO3 पर गैलन ऑफ वाटर, और साथ ही साथ इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ CaCO3 पर 70,000 पार्ट ऑफ वाटर के बराबर ये होता है। अगला आपका आता है डिग्री फ्रेंच। तो डिग्री फ्रेंच कह रहा है कि इट इज द पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर लाख यानी 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी 1 FR is equal to 1 part of CaCO3 equivalent per 10⁵ पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। और अब बारी आता है कुछ टर्म्स के जिनका जानना आपके लिए जरूरी है कि हम इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस को किस तरीके से टर्म ऑफ CaCO3 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि द कनेक्शन ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CaCO3, यानी जो भी हार्डनेस होता है उनको हम क्या करते हैं CaCO3 इक्विवेलेंट के रूप में लिखते हैं, और CaCO3 इक्विवेलेंट के रूप में ही हमें क्या करना होगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करना होगा। उसके बाद कह रहा है कि CaCO3 चूजन एज स्टैंडर्ड बिकॉज, यानी CaCO3 को आखिर हम क्यों चूज करते हैं, कोई और भी जो प्रोसेस होता है उसको भी तो हम चूज कर सकते थे, लेकिन उसको चूज करने का मेनली जो कारण है वो मेनली दो कारण है, जिसमें सबसे पहला आपका है इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज एग्जैक्टली 100 व्हिच मेक्स कैलकुलेशन इजी, यानी जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली 100 होता है, और यही कारण है कि इसका जो यूज है वो काफी इसके वजह से जो कैलकुलेशन होता है वो काफी इजी हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द मोस्ट इनसॉल्युबल साल्ट दैट कैन बी प्रेसिपिटेटेड इन वाटर ट्रीटमेंट, यानी ये इनसॉल्युबल साल्ट होता है जिसको वाटर में प्रेसिपिटेट इजीली किया जा सकता है। क्लियर। अब आता है इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ HPS इनटू मोलर मास ऑफ द CaCO3 डिवाइडेड बाय आपका 2 इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द HPS। क्लियर। अब बारी आता है फ्रेंड हमारा अगला स्लाइड जो कि आपका है CaCO3 इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टेबल, यानी कुछ टेबल्स होते हैं जिनकी मदद से डायरेक्टली आप चीजों को याद कर सकते हैं, ताकि जो वैल्यूज हैं वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे इस टेबल को देखने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा फायदेमंद ये टेबल होता है। इस टेबल को आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना है और देखना है। इसके लिए आपका जो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का कांसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा क्लास 11 और 12th में, तो आपने अच्छी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर जो नंबर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने इसको 4 भागों में बताया। पहला आपका डिसॉल्व्ड साल्ट, दूसरा आपका मोलर मास, तीसरा आपका केमिकल इक्विवेलेंट, चौथा आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे CaCO3 का होल ट्वाइस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला डिसॉल्व्ड साल्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास 162 है। 162 क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 20 होता है, और जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसका दुगना कर देते हैं। 20 का क्या होगा, 40 हो जाएगा, तो कैल्शियम का आपका 40 हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, 1 होगा, प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आपका मॉलिक्यूलर जो नंबर होता है वो कितना होता है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सॉरी आपका 6 होता है, और उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी 1 और आपका जो 12 है कितना होगा, 13 हो गया। और ऑक्सीजन का चूंकि आपको पता है कितना होता है, 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 48। और ये सारे टर्म्स जुड़ जाएंगे, और जितने आएंगे उतना का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, कैल्शियम के मॉलिक्यूलर वेट में ऐड कर देंगे, यानी सारे जो वेट होते हैं उनको ऐड करके हमें लिखना होगा। तो ऐड जैसे ही आप करेंगे तो 162 आपका आएगा। अगर हम केमिकल इक्विवेलेंट की बात करें तो कैल्शियम का केमिकल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम आपका अलग होगा और SCO3 का केमिकल इक्विवेलेंट अलग होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 81 इक्विवेलेंट नंबर आएगा। आपको इसको डायरेक्टली याद कर लेना है। याद अगर नहीं भी होता तो बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो मास होते हैं उनका याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 81। यहाँ पे आप देखिए, क्लियर, 2 इंटू 81। इसी तरीके से आपका जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसका लिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा फैक्टर कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 73 होगा। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट का क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 68 होगा। इसी तरीके से MgSO4 का क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60 हो जाएगा। इसी तरीके से CaCl2, MgCl2, CO3, CO2 और SCO3 माइनस का भी आपके सामने नजर आ रहा होगा। सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए।
और सारी चीजें आपको टू द पॉइंट हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। बस बने रहना आपको हमारे चैनल के साथ, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।